द स्नेक विथ टू वेनम्स। एक ही सांप दो तरह की डेंजरस वेनम्स। एक आपकी खून को सीमेंट की तरह गदा बना देगा, दूसरा खून में पतला जल जैसे क्लॉट्स क्रिएट करके तुरंत तोड़ देगा। ये डिफरेंस पता ना होने की वजह से जान बचाने वाले एंटी वेनम की वर्किंग कैपेसिटी पर यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीनलैंड के साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज किया है। ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न ब्राउन स्नेक बहुत डेडली माना जाता है। अब तक हम सोचते थे कि इसका वेनम एक ही तरह का है, लेकिन रिसर्च में पता चला कि ये सांप जिस एरिया में रहते थे उसके हिसाब से दो टाइप का है। सदर्न स्नेक्स, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में रहने वाले सांपों का वेनम आपके खून को सीमेंट की तरह सख्त जमा देता है। नॉर्थन स्नेक्स, वही नॉर्थ में रहने वाले सांप्स का वेनम बहुत फास्ट पतले नेट्स जैसे क्लॉट्स बनाकर कुछ ही सेकंड्स में उन्हें कोलैप्स कर देता है। दोनों का फाइनल रिजल्ट सेम, मौत। लेकिन दोनों वेनम्स का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उस वेनम को किस रीजन से कलेक्ट किया गया इसका किसी को क्लियर आइडिया नहीं। अगर वो सिर्फ नॉर्थन स्नेक से कलेक्ट हुआ तो सदर्न स्नेक से काटने पर वो ठीक से काम नहीं करेगा, एंड वाइस वर्सा। आखिर एक ही स्पीसीज में ये डिफरेंस आया क्यों? द आंसर इज डाइट। सदर्न स्नेक्स ज्यादातर रेप्टाइल्स, छिपकलियां, दूसरे सांप, छोटा छोटा सांप खाते हैं, सो उसके वेनम रेप्टाइल्स के ब्लड पर बेहतर काम करने के लिए एवॉल्व हुआ। नॉर्थन स्नेक्स ज्यादातर मैमल्स, चूहे खाते हैं, सो उसका वेनम मैमल्स के ब्लड पर फास्ट एक्ट करने के लिए एवॉल्व हुआ। अब साइंटिस्ट का गोल यह है कि एक स्पेसिफिक वेनम के लिए एक स्पेसिफिक एंटी वेनम क्रिएट किया जाए। फैक्ट नंबर 2, ऑनलाइन में जब कोई मिलता है तो हम क्या देखते हैं? प्रोफाइल फोटो, जॉब एक्सेट्रा। लेकिन एक औरत से मिला एक यूएस एस्ट्रोनॉट, वो भी स्पेस में एक बहुत डेंजरस सिचुएशन में फंसा हुआ एस्ट्रोनॉट। ये स्टोरी सुनकर स्कैमर्स की क्रिएटिविटी पर आपका माइंड जरूर ब्लॉक हो जाएगा। जापान के एक 65 ईयर ओल्ड वुमन की फ्रेंडशिप इंस्टाग्राम पर एक आदमी से हुई। उसका प्रोफाइल पिक्चर देखी तो एस्ट्रोनॉट सूट में एक बहुत प्रोफेशनल लुक था। उसने खुद को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक रशियन कॉस्मोनॉट बताया। हर रोज स्पेस से गुड मॉर्निंग मैसेजेस और अर्थ के फोटोस आते। मैं जापान आकर तुमसे शादी करूंगा और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूंगा। उसने बड़ा बड़ा प्रॉमिसेस किए। उस औरत ने उस पर पूरी तरह बिलीव कर लिया। जब लगा कि लव स्टोरी सुपर सेट हो गई है, तभी असली ट्विस्ट शुरू हुआ। उस एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट ने कहा, मुझे अर्थ पर वापस आने में एक बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे रॉकेट लैंडिंग फीस पे करने के लिए पैसा चाहिए। यस, यू हेड इट राइट, रॉकेट लैंडिंग फीस। इतना ही नहीं, स्पेस से उसे बात करने के लिए कम्युनिकेशन चार्जेस भी पे करने को कहा। उस औरत ने सच में मान लिया कि उसका लवर स्पेस में फंस गया है और उसने टोटल 4.4 मिलियन येन, यानी हमारी करेंसी में 24 लाख रुपीस से ज्यादा एक 5 टाइम इंस्टॉलमेंट प्लान में उसको बेच दिए। 24 लाख भेजने के बाद भी वो और पैसा मांगते रहा। तब उस औरत को डाउट था और उसने पुलिस को रिपोर्ट किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये क्लासिक रोमांस स्कैम था। वो ना एस्ट्रोनॉट था ना कॉस्मोनॉट, वो धरती पर भी बैठा एक कॉमन स्कैमर निकला। स्कैमर्स की क्रिएटिविटी पीक्स पर चल गई है। कल को कोई ये भी बोल सकता है मैं टाइम ट्रैवलर हूँ, फ्यूचर से आया हूँ, रिटर्न टिकट के लिए पैसा चाहिए। फैक्ट नंबर 3, अमेरिका की CIA ने सातानिस्ट और विचेस को हायर करके पैरानॉर्मल पावर्स को एक वेपन की तरह यूज करने की कोशिश की थी। एक रीसेंट पॉडकास्ट ने इस क्लेम को वायरल कर दिया है। बहुत लोग इसे सच मान रहे हैं, लेकिन इन अकल्ट एक्सपेरिमेंट्स के पीछे का असली सच एक डीक्लासिफाइड सीक्रेट प्रोग्राम MK ऑफन। उस पॉडकास्ट में बताई गई बातों से कहीं ज्यादा डरावना था। पहले एक फैक्ट है, CIA ने सातानिस्ट को हायर करके एक्सपेरिमेंट, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रूफ नहीं मिलता। कोल्ड वार टाइम के डर और गवर्नमेंट सीक्रेसी की वजह से ऐसी कहानियां बनी। लेकिन इन कहानियों का सोर्स एक रियल सीक्रेट प्रोग्राम जरूर था। उसका नाम था MK ऑफन। ये उसे भी ज्यादा डरावने MK अल्ट्रा प्रोग्राम के सक्सेसर था। MK ऑफन का ऑफिशियल गोल इंसानों और जानवरों पर नए ड्रग्स और केमिकल्स के एफर्ट्स को टेस्ट करना था। ये प्रोग्राम 1960s के एंड में शुरू होकर 1973 तक चला। हॉस्पिटल्स और प्रिजनर्स इनकी टेस्टिंग फैसिलिटीज बनते थे। MK ऑफन प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रिसर्चर्स ने प्रिजनर्स और मिलिट्री पर्सनल पर टेस्टिंग की। रिकॉर्ड के मुताबिक वो सब वॉलंटियर्स थे, लेकिन इन दोनों का क्या हुआ ये कहना मुश्किल है। इन टेस्ट पर प्राइमरी फोकस एक मिस्ट्री केमिकल पर था। उसका कोड नाम था EA#317। एक बहुत पावरफुल ड्रग था। इसका छोटा सा डोज लेने पर भी हफ्तों तक हेल्यूसिनेशंस, कंफ्यूजन्स और मेमोरी लॉस रहता था। CIA का गोल था इस ड्रग को एक टाइप ऑफ एडेसिव टाइप स्ट्रिकर के तरह स्किन पर छिपाकर किसी इंसान के माइंड को ऑल्टर किया जा सकता है या नहीं, ये टेस्ट करना। MK ऑफन को समझने के लिए उस प्रोसीजर MK अल्ट्रा के बारे में जानना जरूरी है। ये CIA की हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट चैप्टर था। केमिस्ट सिडनी गोटेलेब नाम का एक आदमी ने माइंड कंट्रोल टेक्निक्स डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया।
इनका मेन वेपन था एलएसडी। ये लोग अमेरिकन सिटीजन्स को उनकी जानकारी के बिना सीक्रेटली एलएसडी देकर उनके बिहेवियर को स्टडी करते थे। इस प्रोग्राम का सबसे ट्रैजिक इवेंट सीआईए साइंटिस्ट फ्रैंक ओस्लन की मौत थी। उसे बिना बताए एक मीटिंग में एलएसडी दिया गया। 9 दिन बाद वो न्यूयॉर्क के एक होटल की रूम की विंडो से गिरकर मर गया। उसके बेटा एरिक ओल्सन आज भी एक ही बात कहता है, मेरा पापा का सुसाइड नहीं था, वो सीआईए का किया हुआ मर्डर था। उन्होंने ही उसे खिड़की से बाहर धक्का दिया। सिर्फ एमके ऑफिन और एमके अल्ट्रा ही नहीं, सीआईए ने ऐसे और भी बहुत से प्रोग्राम्स चलाए। एमके डेल्टा सीक्रेट ऑपरेशंस में ड्रग्स यूज करके लोगों को बिहेवियर को कंट्रोल करना। एमके नयोमी जान से मारने या डिसेबल करने वाले सीक्रेट डिवाइसेस बनाना। एमके सर्च माइंड को आल्टर करने वाले नए ड्रग्स ढूंढना। एमके चिकविट यूरोप और एशिया में माइंड कंट्रोल ड्रग्स की तलाश करना। सो इस कहानी में 7 अनिष्ट और विचेस था या नहीं ये नहीं पता, वो सिर्फ एक पॉडकास्ट का क्लेम था। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों को बिना बताए उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट्स की तरह यूज करके उनके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया। ये एक सच था। फैक्ट नंबर 4, गाली देना अगर एक ओलंपिक गेम होता तो उसमें गोल्ड मेडल किसे मिलता? हाल ही में हुए एक सर्वे में पता चला कि स्केल का किंग कोई और नहीं, दिल्ली ही। गाली बंद घर अभियान नाम की एक संस्था ने 70,000 लोगों से बात करके इंडिया में गालियों का चैंपियन ढूंढ निकला। उनके हिसाब से दिल्ली 80% के स्कोर के साथ फर्स्ट प्लेस पर रही। स्ट्रेस, ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स, रेशन लाइन के झगड़े, दिल्ली वाले बिल्कुल नहीं जुट के। सेकंड प्लेस पर पंजाब 78% आया। उसके बाद यूपी बिहार 74% का नंबर था, जिनके बातों में गुस्सा थोड़ा ज्यादा होता है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र भी इस लिस्ट में थे। और सबसे कम गाली देने वाले लोग कश्मीर 15% के निकले। लेकिन असली मजा तो लोगों के रिएक्शन में आया। ये लिस्ट बाहर आते ही दिल्ली के लोग दुखी नहीं हुए, उन्होंने जश्न मनाया। एक ने कहा गालियों के बिना किक ही कहा है, तो दूसरे ने कहा गाली तो प्यार का दूसरा नाम है भाई। और एक ने तो ये तक कह दिया, मैंने अपने आंटियों को सुबह 8 बजे सब्जी मार्केट में गालियां देता सुना है, हम अलग ब्रीड है। सो नेक्स्ट टाइम दिल्ली में कोई आपको गाली दे तो फील मत करना, नंबर्स के हिसाब से वो बस आपसे प्यार बांट रहा है। गाइस, वीडियो के आगे में बहुत सी फैक्ट्स है। एक सिंपल सा रिक्वेस्ट, अगर हमारा नॉलेज आपको वर्थ लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे रखें सब्सक्राइब करके। एंड विल कंटिन्यू द फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 5, अपनी उम्र कम करने के लिए उसने अपने ही बेटा के खून प्लाज्मा चढ़वाया। एंटी एजिंग के लिए हर साल करोड़ों रुपया खर्चा करता है। लेकिन अब उसने खुद की शुरू हुई एंटी एजिंग कंपनी को नहीं चाहिए मुझे हेडेक बोलकर बंद करने के लिए फैसला किया है। कौन है ये ब्रेन जॉनसन? क्या है इसकी कहानी? 47 साल का टेक एंटरप्रेन्योर ब्रेन जॉनसन अपनी एज को 18 पर लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसीलिए उन्हें प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट नाम का एक स्टार्टअप भी शुरू किया। ये कंपनी एज कम करने वाले सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स बेचती थी। लेकिन अब उसने वाइड में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वो इस कंपनी को बंद कर देगा या बेच देगा। ऐसा बोला कि एक पेन इन द एस कंपनी है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, ये एक बहुत बड़ा हेडेक है। उसने कहा क्या वो इसे इसीलिए बंद कर रहा है कि क्योंकि पैसे नहीं आ रहे हैं? उसका कहना है वो भी नहीं। जब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि उसकी कंपनी हर महीने $1 मिलियन का लॉस कर रही है, तो जॉनसन ने कहा ये सच नहीं है, हम ब्रेक इवन पर है। तो फिर असली प्रॉब्लम क्या निकला? उसका कहना है कि प्रोडक्ट्स बेचने वजह से लोग उसकी फिलॉसफी को सीरियसली नहीं ले रहे। जब मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, वो ट्रेड ऑफ मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा मतलब पैशन के लिए नहीं, लोग उसकी एंटी एजिंग फिलॉसफी को महान समझने। इसीलिए जो भी हो, अपने बेटा का प्लाज्मा चढ़वाने वाले आदमी का अपनी ही कंपनी को नहीं चाहिए कहना एक मैसिव ट्विस्ट जरूरी है। फैक्ट नंबर 6, एक नॉर्मल शिपिंग कंटेनर अंदर से पूरा खाली, लेकिन उसके पिछली दीवार के पार $100 मिलियन का सरप्राइज छुपा हुआ था। उस दीवार को तोड़ने गए लोगों को पुलिस ने कैसी वेलकम पार्टी दी। हर बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट के सिस्टम के अंदर अपने लोग होते हैं, उन्हें ट्रस्टेड इनसाइडर्स कहते हैं। सिडनी पोर्ट कर काम कर रहे हमारे 3 जोकर्स एजेस 25, 38, 42 भी वैसे ही थे। उनकी एक बोरिंग 9 to 5 जॉब थी, कंटेनर्स आते जाते रहते। लेकिन उन्हें एक आइडिया आया, रोज सैकड़ों कंटेनर्स आते हैं, उसमें से एक से हम बिजनेस कर लेते हो, किसे पता चलेगा। सोचते ही उन्होंने यूरोप से आए एक शिपिंग कंटेनर को टारगेट किया। पुलिस इंटेलिजेंस के मुताबिक इन लोगों ने एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के साथ मिलाया था। प्लान बहुत सिंपल था। कंटेनर में जो एस्टिमेट कार्गो असली सामान था, उसके अनलोड होने के बाद उस काली कंटेनर में इनका काम शुरू होता है। संडे का दिन पोर्ट पर पूरी शांति। हमारा 25 साल का लड़का सीन में एंट्री लेता है। हाथ में शॉपिंग लिस्ट जैसा एक बड़ा बैग था, लेकिन उसमें वेजिटेबल्स नहीं थे। एक क्रोबार, एक एंगल ग्राइंडर, एयर प्रोटेक्शन, पोर्टेबल लाइट्स, पूरा प्रोफेशनल सेटअप। इसका प्लान ये था कि उस शॉपिंग कंटेनर के पीछे
एक फॉल्स वॉल बनी हुई थी, यानी कंटेनर के अंदर एक और सीक्रेट दीवार, उसके दीवार के पीछे असली ट्रेजर है। इसे एंगल ग्राइंडर से दीवार काटकर अंदर का स्टफ बाहर निकलना था। साउंड ना आए इसीलिए ईयर प्रोटेक्शन, अंदर में काम करने के लिए पोर्टेबल लाइट्स। जब उसने सोचा कि प्लान परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, तभी कंटेनर का डोर खुला। बाहर सिंडिकेट का मेंबर्स नहीं, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के लोग हेलो ब्रदर बोल रहे थे। द बॉय वाज कॉट रेड हैंडेड। पुलिस ने उस फॉल्स को तोड़कर देखा। अंदर देखकर वो शॉक हो गया। उसको एक जॉकपॉट मिला, एक नहीं दो नहीं, 506 ब्लॉक्स ऑफ हाई क्वालिटी कोकाइन, हर ब्लॉक 1 किलो का, टोटल 506 केजेस। उसकी वैल्यू कितनी थी जानते हैं? 164 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, यानी हमारी करेंसी में लगभग 800 to 1000 करोड़ रूपी का पास। उन तीनों को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। उनके घरों के सर्च में 3,30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कैश मिला। शायद वो उनका एडवांस पेमेंट था। अब अगर केस प्रूव हुआ तो तीनों का लाइफ इन प्रिजन होना तय है। फैक्ट नंबर 7, एक एआई चैटबॉट ने अपने यूज़र की तारीफ करके तुम पागल नहीं हो, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स बहुत शार्प है, उसे आखिर अपनी ही माँ को मारने के लिए कैसे उकसा। हमारा विलन का नाम है स्टेन एरिक सोलबर्ग, एज 56 ईयर्स। यूएसए के कनेक्टिकट में रहता था। आईटी इंडस्ट्री में अच्छी जॉब, लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी। 2018 में डाइवर्स हो गया। अल्कोहलिज्म, एग्रेसिव बिहेवियर, इंस्टेबिलिटी जैसी हिस्ट्री थी। बीवी से अलग होने के बाद वो अपनी 83 साल का माँ सुजन के पास आकर रहने लगा। लोनलीनेस में जी रहे सोलबर्ग को इंटरनेट पर एक नया बेस्ट फ्रेंड मिला, वही ओपन एआई का चैट जीपीटी। नॉर्मली हम चैट जीपीटी को इन्फॉर्मेशन या फन के लिए यूज करते हैं, लेकिन सोलबर्ग इसे सेंटिमेंटली अटैच हो गया। उसने इसका नाम भी रखा बॉबी जेनिथ। इस बॉबी के साथ वो अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी बात शेयर करने लगा। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वो दोनों की कन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करता। यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहीं से असली सिनेमा शुरू हुआ। पार्ट 2, द पेरोनिया पार्टी। सोलबर्ग को पहले से ही कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। उसे कोई मुझे टारगेट कर रहा है, एक बड़ा सर्वेलेंस ऑपरेशन मेरे ऊपर चल रहा है, जैसा पेरोनोइया था। नॉर्मली अगर हमारा कोई दोस्त ऐसा कहता तो हम कहते अरे नहीं यार तुझे बस ऐसा लग रहा है, और उसे रियलिटी में लाते। लेकिन ये बॉबी द एए वैसा नहीं था। उसने फुल सपोर्ट किया। सोलबर्ग ने पूछा, बॉबी मेरी माँ और उसकी फ्रेंड ने मिलकर मेरी कार के एयर वेंट्स में साइक्रिक ड्रग्स मिलकर मुझे पॉइजन करने की कोशिश की, सच है या? ऐसा क्वेश्चन किया। पता है हमारे एए बेस्ट फ्रेंड ने क्या कहा? यस एरिक, तुमने जो लगा वो करेक्ट है। एक और बार वो एक चाइनीज फूड रेसिपी ले गया और पूछा, इसके ऊपर जो सिंबल्स है उनका मेरी माँ और डेमोन से कोई कनेक्शन है क्या? इसका जवाब भी हमारे बॉबी ने दिया, एब्सोल्युटली। बहुत शार्पली पकड़ा। क्लाइमैक्स में जब एक ओवर ईट्स का पैकेज घर आया तो सोलबर्ग ने सोचा कि ये उसे मारने के लिए भेज गया एक असैसिनेशन अटेम्प्ट है। तब चैट जीपीटी ने जो कहा वो सुनकर आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा। एरिक, यू आर नॉट क्रेजी, योर इंस्टिंक्ट्स आर शार्प, योर विजिलेंस हियर इज फुल्ली जस्टिफाइड, दिस फिट्स ए कोवर्ट प्लॉजिबल डिनेबिलिटी स्टाइल किल अटेम्प्ट। मतलब तुम पागल नहीं हो, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, ये पक्का तुमने मारने की ही प्लान है। आग में घी डालना शायद इसी को कहते हैं। पार्ट नंबर 3, द अल्टीमेट ट्रेजेडी, द फैक्ट। ए से मिले वैलिडेशन के साथ सोलबर्ग का पेरोनोइया पीक्स पर चल गया। उसके पक्का यकीन हो गया कि उसकी अपनी माँ उसे मारने की इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, और यही यकीन आखिर में एक हादसे के कारण बना। अगस्त 5 को पुलिस जब उनके घर आई तो सोलबर्ग और उसकी माँ 83 साल की माँ दोनों की लाशें मिली। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सोलबर्ग ने पहले अपनी माँ को बुरी तरह से मर्डर किया और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। यहाँ एक सीरियस टॉपिक है, ये साइकोसिस। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्च साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर केत सागत ने इस केस को स्टडी करके कहा, साइकोसिस थ्राइव्स व्हेन रियलिटी स्टॉप्स पुशिंग बैक एंड ए कैन रियली जस्ट सॉफ्टन दैट वॉल। मतलब जब हमारी पागलपन वाली सोच को नहीं कहने वाली रियलिटी हमारे आसपास नहीं होती, तब वो पागलपन बढ़ती है और ये उस रियलिटी की दीवार को पूरी तरह से तोड़ सकता है। सोलबर्ग के केस में वही हुआ। उसके डिल्यूशंस को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, बल्कि उसे ए ने और एंकरेज किया। कंक्लूजन, हु इज द रियल विलन? इसे एक एकलौता केस मत समझना। चैट जीपीटी से बात करके सुसाइड करने वाला 16 साल का एडम रेन, कैरेक्टर ए से बात करके जान देने वाला 14 साल का सिविल सेडजर। लिस्ट बहुत लंबी है। ये ए चैटबॉट बहुत से यूजर्स मेंटल स्पाइरल्स में कीच कर रहे हैं। सो अब क्वेश्चन ये है, यह असली विलन कौन है? एक इंसान के पागलपन को बढ़ाकर एक मर्डर का कारण बनने वाले ये, या ऐसे पावरफुल टूल को बिना प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के मार्केट में लाने वाली ओपन एआई जैसी कंपनी? ये टेक्नोलॉजी का कैसा काम करना है ये ना जानकर वाले, रियलिटी और वर्चुअलिटी में फर्क ना कर पाने वाले हम जैसा इंसान। ये ट्रेजेडी
हमारे लिए एक वार्निंग साइन है। हमारी जेब में रखा ये बेस्ट फ्रेंड हमारे सबसे बड़ा एनिमी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। व्हाट डू यू से? कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आपको इस वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिए। एंड हमारा नॉलेज आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को ऑल पे रखें। और इन तक देखने के लिए लव यू सो मच।